चलोगे किनारे किनारे, कभी तो लहरों से जूझो। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। थोड़ा सा मैं अपनी कैफियत में बता दूं कि करंट अफेयर पे वीडियो इसलिए नहीं आ पा रही है कि बोर्ड एग्जाम में हमारी ड्यूटी लगी हुई थी। आप समझ सकते हैं कि सरकारी खजाने से पैसा मिलता है तो वहां भी काम करना मैंडेटरी है, अपरिहार्य है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि करंट अफेयर पे वीडियो जल्द आएगी। लेकिन दोस्तों, जो आपकी आगामी परीक्षाएं हैं, या हम यूं कहें कि जितनी भी परीक्षाएं कराई जाती हैं नीचे से लेकर भारतीय प्रशासनिक सेवा तक, उसमें एक शीर्षक बिंदु ऐसा आता है जिससे जरूर सवाल किए जाते हैं, और इसमें बुनियादी समझ कम होने से, अभाव होने से बहुतेरे अभ्यर्थियों के सवाल गलत हो जाते हैं। इसलिए आज हम संविधान के जो मूल संरचना है, मौलिक ढांचा है, और इससे संबंधित जो सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या है, वाद है, उससे आपसे बात करेंगे, ताकि आज के बाद इस बिंदु से आपके सवाल किसी भी दशा में गलत हो। संविधान का जो मौलिक ढांचा है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहा जाता है, बेसिक फीचर भी कहा जाता है, बुनियादी संरचना भी कही जाती है। भिन्न भिन्न नामों से भिन्न भिन्न परीक्षाओं में सवाल इससे पूछे जाते हैं। लेकिन आपको बताएं कि बहुतेरे विद्यार्थी इसमें एक कॉन्सेप्ट बनाए, नहीं तो रटने से 2-4 दिन बाद आपकी जेहन में रहेगी, फिर वो बातें डिलीट हो जाती हैं। तो आज आप लोग अगर हमारे साथ 10 से 15 मिनट बने रहेंगे तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि इस शीर्षक से सवाल गलत नहीं होंगे। मौलिक संरचना को समझने के क्रम में मैं बताना चाहूंगा कि जो 1991 से शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के वाद से शुरुआत होती है। देखिए, यह टर्म तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट की यह शब्दावली है, लेकिन इसकी जो शुरुआत है, इसकी जो कहानी है, वह 1951 में शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार के मुकदमे से शुरू होती है। देखिए, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ से लेकर के मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का जो मुकदमा 1980 में है, उसके बीच अगर हम लोग एक यात्रा तय करेंगे तो यह शीर्षक बिल्कुल परफेक्ट और मैच्योर हो जाएगा। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। देखिए, यह मुकदमा 1991 में आया, 51 में आया था। देखिए, इसमें कहा गया था देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा कि संसद को, जिसमें मूल अधिकार भी सम्मिलित हैं, संविधान में संशोधन करने की पूरी शक्ति है। हालांकि अब आगे नहीं बताएंगे, विषयांतर होगा कि जो पहले भूमि सुधार कानून को चुनौती दी गई थी, पहला संविधान संशोधन हुआ था, उसके मद्देनजर विवाद खड़ा हुआ था, लेकिन वहां हम नहीं चलेंगे। बस इतने आप जानेंगे, इतने आज परिचर्चा होगी कि इसमें देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने व्याख्या में कहा कि मूल अधिकारों में संसद को संशोधन करने की पूरी शक्ति और आजादी है। देखिए, फिर सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य में इस बात को देश की सबसे बड़ी अदालत ने दोहराया कि मूल अधिकारों में भारतीय संसद को संशोधन करने की पूरी शक्ति है, पूरी आजादी है। यहां तक सब कुछ सही था, लेकिन कालांतर में गोलकनाथ वाद आया 1967 में। देखिएगा,
गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। देखिए 17वें संविधान संशोधन को इसमें चुनौती दी गई थी, लेकिन वहां हम लोगों को नहीं जाना है, इसलिए कि वो विषयांतर हो जाएगा। हमको बस मौलिक ढांचे की कहानी तक उसके इर्द गिर्द रहना है कि आपकी आगामी परीक्षाओं में अब इससे सवाल किसी भी दशा में गलत न हो। गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य का मुकदमा 1967 में था। डी सुब्बा राव जी इसके मुखिया थे। 11 सदस्यीय बेंच थी, 11 जजेस थे। एक बात आप लोग जानते रहिएगा कि किसी भी संवैधानिक मामले पे व्याख्या देने के लिए कम से कम 5 जजों की पीठ आवश्यक है। अगर 5 जजेज नहीं हैं तो संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन व्याख्या नहीं दे सकता। कुछ परीक्षाओं में पूछा जाता है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के मुकदमे में देश के सर्वोच्च न्यायालय ने इन दोनों से इतर बात कही। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी बात को सीधे सीधे पलटते हुए आप कह सकते हैं कि यू टर्न मारा, और सुप्रीम कोर्ट ने 6-5 से 6-5 समझ रहे हैं, 6 पक्ष में और 5 विपक्ष में बराबर 11 जजों की पीठ थी। हमने अभी कहा 6-5 से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 368 में मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति निहित नहीं। अनुच्छेद 368 महज प्रक्रिया बताता है, न कि संशोधन की ताकत रखता है। लिहाजा संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। अब आप समझ सकते हैं कि जब गोलकनाथ के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात से यू टर्न मारा तो कार्यपालिका में, संसद में खलबली मचना तय था। और इंदिरा गांधी का राजनीति में पदार्पण हो रहा था, होने वाला था। यह अब कार्यपालिका बनाम न्यायपालिका की लड़ाई शुरू हो गई थी। गोलकनाथवाद में जो निर्णय दिया गया था, स्वाभाविक है कि नेताजी लोगों को चुभने लगा कि सुप्रीम कोर्ट सारी शक्तियां अपने अधीन करते हुए संविधान को और कोर्ट को ताकतवर बता रहा है। तो देखिए, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 1971 में, कब 1971 में 24वां संविधान संशोधन लाया और इसके माध्यम से यह उपबंध किया कि संसद की संशोधन की शक्ति अपरिमित है और वह मूल अधिकारों में भी जैसे चाहेगी संशोधन कर सकती है, उस पे किसी प्रकार का निर्बंधन नहीं होगा। लेकिन आप लोग भी बुद्धिजीवी हैं, प्रशासक बनने का ख्वाब देखते हैं, सरकारी सेवाओं में जाने का सपना है आपका। आप समझ सकते हैं कि ये चीजें कैसी हो जाएंगी। सिर्फ एक संस्था की मनमानी हो जाएगी। जैसे हमने एक दिन बताए थे आपको कि अमेरिका में सबसे ताकतवर सुप्रीम कोर्ट है, ब्रिटेन में, यूके में सबसे ताकतवर वहां की संसद है। वह केवल पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष नहीं बना सकती है, बकिया सब कुछ कर सकती है। वह इतनी ताकतवर है कि उसकी आलोचना में महात्मा गांधी जैसा सहिष्णु आदमी ने कहा था कि ये बांझ है और बेश्या है। तो किसी भी
भाग को लोकतंत्र में इतनी ताकत देना ठीक नहीं है। 24वां संविधान संशोधन जो कह रहा है, आप समझ सकते हैं कि यह असंतुलन था। 24वें संविधान संशोधन 1971 के वजह से वाद विवाद खड़ा होते रहे और स्वाभाविक है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में इसको चुनौती दी गई सर्वोच्च न्यायालय में। इसमें बात ही ऐसी कही गई कि उसकी प्रतिक्रिया होना तय था, उसको चुनौती मिलना तय था और वही हुआ। केशवानंद जी का नाम भारतीय राज्य व्यवस्था में अमर है। मैं समझता हूं कि कई सौ साल उनके बारे में पढ़ाया जाएगा जब तक भारत की राज्य व्यवस्था है, इसलिए कि यह वाद इतना महत्वपूर्ण है जिससे मौलिक ढांचे का सिद्धांत आया था। केशवानंद भारती कोई राजनीतिक नहीं थे, कोई लॉयर नहीं थे। आप लोग जान लीजिए कि एक संत थे, साधु थे, मठाधीश थे। केरल के एक शैव मठ के मठाधीश थे जिनका कुछ जमीन संबंधी विवाद था। जो यह व्याख्या थी उससे कंट्रेडिक्शन था। पहले उन्होंने केरल उच्च न्यायालय में चुनौती दी, फिर वही मुकदमा ट्रांसफर होकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आया। गौर करिएगा, केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य। देखिए 1973 का यह मुकदमा है, बहुत महत्वपूर्ण मुकदमा है। इसी में देश की सर्वोच्च अदालत ने मौलिक ढांचे का सिद्धांत दिया था। आपकी परीक्षा में पूछता है कि मौलिक संरचना, बेसिक फीचर, बुनियादी ढांचे का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में दिया। दूसरे ढंग से इससे पूछा जाता है कि मौलिक ढांचे की बात का स्रोत क्या है, तो आप कहेंगे न्यायिक व्याख्या। आपका उत्तर होगा न्यायिक व्याख्या। संविधान में कहीं मौलिक ढांचे की बात नहीं की गई है। जो 389 लोगों ने संविधान बनाना आरंभ किया 24 जनवरी 1950 को, जो 284 लोगों ने दस्तखत किया, उन्होंने कहीं मौलिक ढांचे की बात नहीं की है। यह मौलिक ढांचे की बात केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में आई है और न्यायिक व्याख्या के तहत आई है। लेकिन बाद में आई, लेकिन भारत की राज्य व्यवस्था को जानने वाले, चाहे वो लॉयर हो, चाहे आप जैसे परीक्षार्थी हो, सबको यह जानना जरूरी होता है। यहां तक कि साक्षात्कार में, प्रिलिमिनरी में, मुख्य परीक्षा, हर एक जगह पूछा जाता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने इनका बैलेंस करते हुए कहा, इसको आधा उलटते हुए आधा बचाते हुए। 24वें संविधान संशोधन को आधा उलटते हुए आधा बचाते हुए कहा कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की पूरी शक्ति प्राप्त है, जिसमें मूल अधिकार भी शामिल है। लेकिन संसद मौलिक ढांचे में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। मौलिक ढांचा स्पष्ट नहीं है, बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या है। समय समय पे इसकी व्याख्या होती रहेगी, लेकिन जो बेसिक फीचर की सीमा रेखा है उसका अतिक्रमण संसद नहीं कर सकती है। इस तरह से केशवानंद भारती के मुकदमे में संसद की संशोधन की शक्ति को सर्वोच्च अदालत ने मर्यादित कर दिया, सीमित कर दिया। आपको यह भी बता दें कि मौलिक ढांचे में सकारात्मक संशोधन संसद कर सकती है, लेकिन नकारात्मक संशोधन किसी भी दशा में सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में मना किया है 7 और 6 के बहुमत से।
जस्टिस पतंजलि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की पीठ का नेतृत्व कर रहे थे, जैसे डी सुब्बा राव गोलकनाथ का नेतृत्व कर रहे थे। ये भी गौर करने लायक है कि आज तक की सबसे बड़ी बेंच केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की है। यह 13 जजों की बेंच थी और 7-6 के अनुपात से निर्णय आया था। एक सवाल यह भी आपका तैयार होना चाहिए कि आज तक की सर्वोच्च न्यायालय की सबसे बड़ी बेंच कौन सी है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो साथियों, दोस्तों, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मुकदमे से मौलिक ढांचे का जन्म होता है, जो आपकी राज्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण है। इसकी शुरुआत कैसे कैसे होती है हमने बताया, लेकिन थोड़ा सा कहानी और आगे है, बस बंद करेंगे। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जो सुप्रीम कोर्ट का विनिश्चय आया, इसे प्रभावहीन करने के लिए, इसे रद्द करने के लिए 42वें संविधान संशोधन 1976 से फिर वही इंदिरा गांधी सरकार ने 368, देखिएगा 368 में .4 जोड़ा और यह कहा कि संसद की शक्ति अमर्यादित है, संसद किसी तरह का संशोधन कर सकती है, चाहे मूल अधिकार हो, चाहे कोई अन्य भाग हो, अन्य उपवर्ग। तो देखिए, कार्यपालिका बनाम न्यायपालिका लड़ाई कैसे चली आ रही है। 42वें संविधान संशोधन से 368 4 जोड़ दिया गया, लेकिन अभी भी लड़ाई की कहानी खत्म नहीं होती है। फिर आगे चल के मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में वाद आया था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के तहत 368 को काट दिया। आप जानते होंगे कि सर्वोच्च न्यायालय को जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन की संविधान से बहुत बड़ी शक्ति मिली हुई है। उसके तहत वह कार्यपालिका के किसी आदेश और विधायिका के किसी कानून को 1 मिनट में फाड़ देगा, काट देगा। अगर वह यह पाएगा कि यह कानून, यह आदेश संविधान की भावनाओं और नियमों के विपरीत है, उसका पोषण नहीं कर सकता है, ऐसी दशा में सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि उसको तुरंत प्रभाव से रद्द कर दे, समाप्त कर दे, रोक लगा दे। तो उसी के अधिकार के तहत 368 को, जो 42वें संविधान संशोधन से इंदिरा गांधी ने 1976 में उपबंधित किया था, इसे सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। फिर एक सवाल और चलते चलते यह रह जाता है कि मौलिक ढांचा है क्या। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि मौलिक ढांचा समय समय पे जो व्याख्या होगी हम बताते रहेंगे क्या है। ये भी एक तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने मनमानी करने से संसद को रोका है कि समय समय पे मैं इसका राज खोलूंगा, ताकि संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ न कर सके, कोई मनमानी न कर सके। आप जानते होंगे कि संविधान सभा ने सबसे ज्यादा विश्वास सुप्रीम कोर्ट पे किया। अपना निगहबान, अपना संरक्षक, अपना कस्टोडियन, संविधान का गार्जियन उसने सर्वोच्च न्यायालय को बनाया। यह भी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि संविधान का संरक्षक कौन है, संविधान का व्याख्याकार कौन है, संविधान का निगहबान कौन है। तो आपका उत्तर सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए। इस तरह से मौलिक ढांचे की यह कहानी है। मौलिक ढांचे पे आज भी सुप्रीम कोर्ट का पूरा स्पष्ट मत नहीं है कि उसमें क्या है, लेकिन उसका यह मानना है कि समय समय पे जो व्याख्याएं होती रहेंगी उसमें यह बातें उभर के आते रहेंगी। साथियों, यह मौलिक ढांचे की कहानी है। उम्मीद नहीं, पूरा मैं विश्वास करता हूं कि मौलिक ढांचे से अब आपके सवाल गलत होने वाले नहीं है। लेकिन चलते चलते मैं उस
वीडियो का उत्तर बता दूं, जिसमें हमने आपसे पूछा था कि संविधान एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, यह किसका कथन है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने सही उत्तर दिया है कमेंट बॉक्स में। इसका उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि संविधान एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। और चलते चलते एक प्रश्न हम फिर आपको देंगे अगले वीडियो में, फिर उसका उत्तर की मैं आपसे अपेक्षा रखूंगा कि मोदी सरकार ने जो 2014 में न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया, वह किस संवैधानिक संशोधन के तहत बनाया गया था। फिर से एक बार अपना प्रश्न सुन लें। न्यायिक नियुक्ति आयोग जो मोदी सरकार 2014 में लाई थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया, वह किस संवैधानिक संशोधन के तहत आया था। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे अगले वीडियो तक के विदा लेते हैं। जय हिंद, नमस्कार।